Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. So here's the complete newspaper analysis of The Hindu of 25th August 2020. Let's start the session. Our first news is regarding अब ये दोबारा केरला गवर्नमेंट ने नो कॉन्फिडेंस मोशन को जीत लिया, तो नो ट्रस्ट वोट स्लैम्स अपोजिशन केरला में हुआ है। तो हमें जानना पड़ेगा नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है इन दोनों में, तो इसीलिए मैं इनका डिफरेंस बताता हूँ। एग्जाम में भी इनका डिफरेंस ही पूछा जाता है, डायरेक्ट नो कॉन्फिडेंस से सवाल नहीं होता है, इन दोनों के मिक्स क्वेश्चन होता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, इसमें बताना पड़ता है, स्टेट को रीज़न देना पड़ता है कि हम क्यों ला रहे हैं। इसमें नहीं देना पड़ता, नो कॉन्फिडेंस मोशन में कोई रीज़न नहीं देना पड़ता कि हम क्यों लेके आ रहे हैं, लेकिन सेंसर मोशन में हमें रीज़न देना पड़ता है। पहला क्वेश्चन तो यही है कि इसमें रीज़न देना पड़ता है, क्यों ला रहे हैं, इसमें रीज़न नहीं देना पड़ता। ये किसी एक मेंबर पे भी लग सकता है या सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे लग सकता है, जो सेंसर मोशन है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन सिंगल पर्सन पे नहीं लगता है, पूरी सरकार पे लगता है, मतलब सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे लगेगा। फिर इसमें क्या है कि ये सेंसर मोशन जो किसी स्पेसिफिक पॉलिसी के लिए होता है कि आपकी ये पॉलिसी हमें पसंद नहीं आ रही है, आपके इस मिनिस्टर ने गलत काम करा, इसलिए हम ये मोशन लेके आ रहे हैं। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है सरकार गिनाने के लिए कि हम सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे ला रहे हैं, आपकी सरकार जो है इतनी सीट नहीं है कि आप सरकार चला पाए, आपकी सरकार गिराने के लिए लाते हैं। फिर सेंसर मोशन जो है, इसमें रेजिग्नेशन नहीं होता। जैसे अगर मान के चलिए सेंसर मोशन पास हो गया, तो उसमें से भले एक मिनिस्टर चला जाए या दो मिनिस्टर चला जाए, लेकिन सरकार नहीं गिरती है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन में क्या है, अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो सरकार गिर जाएगी, सारे को जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं सबको रिजाइन देना पड़ेगा। तो ये डिफरेंस है। नो कॉन्फिडेंस 50 मेंबर का सपोर्ट भी चाहिए होता है लाने के लिए, ये ध्यान रखिएगा। और एक और चीज कि इसका मेंशन नो कॉन्फिडेंस मोशन का कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, रूल्स के अकॉर्डिंग है, रूल्स ऑफ लोकसभा में मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। ये और चीज ध्यान रख सकते हैं। तो इससे बस ये 4-5 पॉइंट ही पूछे जाएंगे और इससे ज़्यादा नहीं आएंगे। और भी 2-3 टाइप के मोशन होते हैं। एक तो एडजर्नमेंट मोशन होता है, आप ये जाके पढ़िएगा, अगर नहीं पता तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ये सारे मोशन बता दूंगा। पार्लियामेंट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक 2 ही 3 है, देखिए, एक तो लोकसभा, एक राज्यसभा, एक जितने मोशंस हैं वो सारे पता होने चाहिए, और लास्ट में कमिटीज़ हैं, बहुत सारी कमिटीज़ दिख रही हैं, पब्लिक एडवाइजरी कमेटी, ऐसी पीएस, बहुत सारी कमिटीज़ हैं। तो 4 चीज़ तो पार्लियामेंट वाले चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक चीज़ चाहे तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे हम बजट बोलते हैं। मैं क्यों एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला पता है आपको, क्योंकि बजट भी, जो वर्ड हम बोलते हैं ना बजट, उसका मेंशन भी कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि बजट तो हम इतना लाते रहते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में होगा, नहीं, बजट की जगह उस पर लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये लिखा होता है। बजट कहीं हमारा मेंशन ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये सब चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ पार्लियामेंट वाले चैप्टर में लिखी हुई है, तो आप जाके पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लक्ष्मीकांत का सबसे बड़ा चैप्टर पार्लियामेंट वाला ही है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, अभी पैलेस्टीन नाउ फुट नोट। अभी आपको पता है, मैंने पहले भी न्यूज़ बताया था कि इजराइल और यूएई के बीच में फ्रेंडशिप ट्रीटी हो गई है। तो इसका फायदा क्या हुआ, अब 3 लोग, यूएस और इजराइल, ये तो पहले से पार्टनर थे क्योंकि यूएस की मदद से ही इजराइल बना था, अब यूएई, तो इन तीनों ने मिलकर अब एक फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन बना लिया। इसकी वजह से क्या हुआ, इजराइल को फायदा कि मिडिल ईस्ट वाले रीजन में, देखिए इस रीजन में इजराइल को कोई मानता नहीं था, इजराइल को कोई रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था एज अ कंट्री। लेकिन अगर यूएई ने इसके साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली है, तो मतलब यूएई ने रिकॉग्नाइज कर लिया इजराइल को। अभी तक मतलब इंडिया भी इतने अच्छे तरीके से इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता था, क्योंकि हम पैलेस्टीन्स को सपोर्ट करते थे। मैं पहले बताता हूँ इजराइल और पैलेस्टीन में क्या क्या होता है। तो 1947 में पूरा रीजन जो आप देख रहे हैं पैलेस्टीन का होता था। ये छोटा सा रीजन, अगर इधर देखेंगे तो ये इतना सा ये वाला जो रीजन है ये है, तो ये जूम करके मैंने बता दिया है। तो इतना पूरा रीजन पैलेस्टीन होता था, लेकिन यहाँ से इजरायली लोग आ गए। इजरायली लोगों को किसने भेजा, यूएस बैक्ड थे, क्योंकि मिडिल ईस्ट रीजन में वो चाहता था कि पूरे मुस्लिम्स रहते हैं, तो यहाँ पे थोड़े अलग कम्युनिटी आए ताकि यहाँ थोड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो। तो यहाँ पे फिर नई कम्युनिटी आ गई जिसको हम बोलते हैं जूइश कम्युनिटी, जूइश कम्युनिटी। तो फिर ये व्हाइट वाला रीजन है इजरायली लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया। फिर 1949 से 1967 में देखिए सारा रीजन मैक्सिमम ये इजराइल के कंट्रोल में आ गया। और आज की डेट में बस ये जो डॉट डॉट आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, बस इतना ही पैलेस्टीन बचा है, या थोड़ा सा ये वाला एरिया जो है पैलेस्टीन बचा है, बाकी जितना है वो सब इजराइल है। इजराइल इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द मिडिल ईस्ट, सबसे ज़्यादा पावरफुल। इसने बहुत ज़्यादा वॉर जीत ली थी, मतलब इतनी सारी कंट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज को इसने हराया है। तो मतलब इतनी छोटी सी कंट्री इतनी ताकतवर है। तो इसमें सारी चीज़ जानने वाली है, ये सब ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो ये आता है किस सी से लगे हुए हैं, ये बोला पूरा रीजन, तो मेडिटेरियन सी को टच करता है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि इजराइल टच करता है, तो यही क्वेश्चन होता है हाउ मेनी कंट्रीज टचेस मेडिटेरियन सी। तो उसमें 3-4 ऑप्शन होते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए लेबनान भी टच करता है, इजराइल भी टच करता है।
फिर ये हमारा गोलान हाइट्स, ये गोलान हाइट्स भी अब ये इजराइल का पार्ट हो गया। ये किसके अंडर आता है? सीरिया के अंडर आता है। तेल अवीव, तेल अवीव क्या है? जहां इंडिया की हमारी एम्बेसी है। इंडिया की एम्बेसी कहां पर है? तेल अवीव में। फिर ये वेस्ट बैंक, वेस्ट बैंक जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय पैलेस्टीन। वेस्ट बैंक जो कंट्रोल किया जाता है पैलेस्टीन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। गाजा स्ट्रिप, गाजा स्ट्रिप भी जो है इसमें एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है गाजा स्ट्रिप में, जिसको हम बोलते हैं हमास। ये पैलेस्टीनियन ही है, ये भी पैलेस्टीन का पार्ट है, और इतना सा एरिया जो आप वेस्ट बैंक देख रहे हैं ये भी पैलेस्टीन का पार्ट है। गाजा स्ट्रिप को जो कंट्रोल करती है उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखिएगा। डायरेक्ट हमास पूछ लिया जाता है कि हमास किसकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तो या तो गाजा स्ट्रिप उसमें क्वेश्चन में होगा या लिखा होगा कि पैलेस्टीन। तो दोनों में से जो, अगर पैलेस्टीन लिखा है तो पैलेस्टीन टिक करेंगे, गाजा लिखा है तो गाजा टिक करेंगे। फिर ये हमारा पूरा इजराइल का पार्ट है। इधर हमारी डेड सी है, ये इजिप्ट है, ये सऊदी अरेबिया है। तो ये आप पूरा समझ सकते हैं। इतना ये पूछा जाएगा वो मैंने सब यहाँ लिख दिया। जो आपसे पूछा जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया कि आप आज जाके बस ये देखिएगा कि मेडिटेरियन सी से कितनी कंट्री टच करती हैं। बहुत सारी कंट्री हैं, थोड़ी सी तो थोड़ी सी अफ्रीका से हैं, थोड़ी सी यूरोप से हैं, थोड़ी सी मिडिल ईस्ट से हैं, तो तीनों से हैं। तो आप आज जाके देखिएगा कितनी कंट्री टच करती हैं। जो क्या कहते हैं अफ्रीका से, उसकी शॉर्ट फॉर्म तो ये है मैटली, माली, अर्जेंटीना, ट्यूनीशिया, लीबिया, इजिप्ट, मैटली। ये 5 कंट्री हैं जो अफ्रीका से टच करती हैं। तो बाकी की और भी हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मेरे को बोलिएगा कमेंट सेक्शन में, ये भी मैं बता दूंगा यार। इसकी भी ट्रिक्स हैं, बहुत सारी ट्रिक होती हैं। मतलब मैं अगर याद करता हूँ तो कुछ ना कुछ बना के याद कर पाता हूँ, वरना मेरे को याद नहीं रहता। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन होता है एग्जाम में। तो अगर आप चाहें तो मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि सर हमें बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, डीआरडीओ ने लिस्ट कर दिए 108 डिफेंस आइटम फॉर इंडियन फर्म्स। अब डीआरडीओ जो है वो 108 आइटम्स जो है वो ऐसा कह रहा है कि इंडियन फर्म्स बनाएंगे। आपको पता है कि मैक्सिमम अब आत्मनिर्भर भारत पे हम कोशिश कर रहे हैं, तो अब चाह रहे हैं कि जितना भी काम है हम नेगेटिव इंपोर्ट करें। नेगेटिव इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम अब बाहर देशों से कुछ मिलिट्री का सामान लेने। आपको पता है इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर, और इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री आर्म्स, मिलिट्री आर्म्स के टर्म में इंडिया भी एक अच्छा खासा इंपोर्टर है, लार्जेस्ट इंपोर्टर है। ऐसा नहीं नंबर 1 है, नंबर 1 पे शायद यूएस से, आई थिंक सो, लेकिन इंडिया भी लार्जेस्ट इंपोर्टर है। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है, जो एफडीआई अलाउ करा है डिफेंस सेक्टर में, वो कितना कर दिया है? 74% अलाउ कर दिया। पहले कितना था? पहले 49% था, अब कितना हो गया? 74% था। इससे भी पहले कोविड वोविड से 100% एफडीआई अलाउ कर रखा था इन डिफेंस सेक्टर थ्रू ऑटोमेटिक रूट, लेकिन अब नहीं है। अब कितना है? 74% आपको ध्यान रखना है, थ्रू ऑटोमेटिक रूट। 2 तरीके से पैसा आता है इंडिया में, एक तो डायरेक्ट ऑटोमेटिक रूट से, गवर्नमेंट रूट से। ऑटोमेटिक रूट में गवर्नमेंट की परमिशन नहीं लगती, गवर्नमेंट रूट में गवर्नमेंट की परमिशन लगती है। तो एक चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है। फिर एक आपको यहाँ लिख नहीं रहा, मैं बता देता हूँ, गोको मॉडल करके, जिसके तहत ये प्राइवेट कंपनियों को हम ये सब चीजें बना पा रहे हैं। गोको मॉडल क्या होता है? गवर्नमेंट ओन्ड एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटेड। गवर्नमेंट ही ओन्ड करती है सारी चीज, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट देती है, तो इसकी फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ओन्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑपरेटेड मॉडल। तो बस ये पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा गोको मॉडल किससे रिलेटेड है? तो डिफेंस का जितना हम सामान बनाने वाले हैं उससे रिलेटेड है। बस आपको इतना शॉर्ट ध्यान रखना है, गोको मॉडल रिलेटेड टू डिफेंस प्रोक्योरमेंट है, बस इसमें और कुछ नहीं जानना। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, इंडिया एंड चाइना प्रिपेयर फॉर टॉक्स। एक सेकंड यार, मेरा कॉल आ रहा है, सॉरी। इंडिया एंड चाइना प्रिपेयर फॉर फ्रेश टॉक्स। अब आपको पता है इंडिया चाइना में बहुत सारी तनातनी चल रही है, तो फ्रेश टॉक्स होने वाली हैं। तो इसमें 2 तरह की टॉक्स हो रही हैं आजकल जो चल रही हैं। तो एक तो मेजर लेवल की टॉप हो रही है, मेजर लेवल या मतलब मिलिट्री लेवल टॉक्स बोल सकते हैं, मेजर लेवल टॉक्स, ये दोनों सेम होते हैं। मेजर और मिलिट्री लेवल अगर लिखा हो तो मतलब इंडिया आर्मी से आर्मी की बातें जो हो रही हैं। फिर जो अभी इसमें लिख रही है WMCC, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बार या तो CDS के पेपर में या CBF PF के पेपर में, मैं गारंटी दे रहा हूँ। आपको इससे सवाल ना मिले तो बताइएगा। WMMCC क्या है? एक ही मैकेनिज्म है जिसके तहत हम बात कर रहे हैं इंडो चाइना पे। तो यही है। इसमें कौन कौन बात करता है? इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर्स बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बात कर लेता है, ना डिफेंस मिनिस्टर्स बात करते हैं। इसमें 2 चीज़ याद रखिएगा, यहाँ के भी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, वहाँ के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर। कब शुरू हुई है? 2012 में शुरू हुई है। साल में 2 बार मिलना होता था, लेकिन इस बार तो 4थी 5वीं बार मिलना है क्योंकि टेंशन इतनी हो गई। तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, मीट ट्वाइस अ ईयर। वैसे नॉर्मल कंडीशन में कैसे मिलती थी? साल में 2 बार मिलती थी। फिर एक और चीज इसमें ध्यान रख सकते हैं कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट है हमारा। पीस एंड ट्रैंक्विलिटी हमें एग्रीमेंट कर रखा है, ये आई थिंक 1993 का है, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट। इसके तहत ये बोला गया था कि विद इन 10 किलोमीटर तक कोई एयर स्ट्राइक नहीं होगी। एयर स्ट्राइक मतलब एरोप्लेन नहीं उड़े जाएंगे और
हमें पीस रखनी है ऑन द बॉर्डर। तो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट ऑफ 1993, एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। और अभी जो टॉक्स होती हैं वो मेजरली कहाँ होती है? मेजरली 5 जगह पे होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक जगह का नाम भी लिख रहा है, देखिए, दौलत बेल ओल्दी, अभी यहाँ बात हुई है। तो हमने इंडिया चाइना ने मिलकर 5 जगह को रिकॉग्नाइज करा है जहां इंडिया चाइना की बात होगी। डायरेक्ट ये जगह का नाम मैच द कॉलम में आ जाएगा। तो एक तो यहाँ लिख रही है दो जो है वो लद्दाख वाले रीजन में, 2 अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, 1 सिक्किम वाले रीजन में। तो जो लद्दाख वाले रीजन में एक तो ये ओल्डी वाला है जो ऊपर लिख रहा है, दौलत बेग ओल्डी। एक हमारा चुसूल है, चुसूल भी मैं पहले बता चुका हूँ, चुसूल एक गांव का नाम है जहाँ पे ये सब हो रहा था टॉक, पहले भी मैं बता चुका हूँ। इससे तो ये तो ईजी है, नाथुला वाले जगह से, ये तो आपको पता है। ओ सॉरी, नाथुला इससे होगा, सिक्किम से नाथुला। और अरुणाचल प्रदेश से बमला, बमला भी एक पास का नाम है जो अरुणाचल प्रदेश में, और एक है किबीथू, किबीथू। ये 2 जगह जो है अरुणाचल प्रदेश में, नाथुला जो सिक्किम में, और ये ओल्डी और चुसूल जो है वो लद्दाख में। ये बमला, नाथुला, ये सब पासेस के नाम है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। पासेस कोई नहीं, अगर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा वैसे पासेस, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो मैं जो पासेस की पिक है वो टेलीग्राम में पोस्ट भी कर दूंगा आज। तो जो टेलीग्राम पे नहीं है वो जाके टेलीग्राम को चेकआउट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। ये चाइना स्टडी ग्रुप 1976 में बना था ताकि हम चाइना से रिलेटेड कोई भी हम पॉलिसी बना सकें। तो बस इसमें यही जानना है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, वायरसेस ब्रीचेस अनदर वॉल। तो इसमें बस एक वायरस आ गया है जो कौन सी ट्राइब में आ गया? बोंडास ट्राइब। तो बोंडास ट्राइब कहाँ की है? तो उड़ीसा की ट्राइब है। बस आपको ये ध्यान रखना है, बोंडा ट्राइब कहीं भी आ जाएगा तो उड़ीसा की ट्राइब है। पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबर ग्रुप में से एक है। तो आज का क्वेश्चन ये है, टोटल कितनी पीवीटीजीज हैं इंडिया में जो रिकॉग्नाइज्ड हैं? टोटल पीवीटीजीज। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, आप आंसर नहीं देते। कल का क्वेश्चन इतना इजी था और एग्जाम में पूछा जा चुका है। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और पूछ लिया था, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन था। तो कल का ट्रांसजेंडर के लिए जो इंपॉर्टेंट केस है वो नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। आप क्वेश्चन देखिए ना, प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है, फिर भी मुश्किल से 50 बच्चों ने आंसर दिया। बताइए, इतना टफ क्वेश्चन था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। कोई नहीं, चलिए यार, आप लोग देते नहीं है तो बहुत बुरा लगता है। क्वेश्चन आज का ये है कि पीवीटीजीज टोटल कितनी है, ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। तो टोटल पीवीटीजीज इंडिया में कितनी है वो आज बताएंगे। बोंडा ट्राइब आप याद रख सकते हैं, उड़ीसा की, और जिससे यही पूछा जाएगा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, डीलिमिटेशन कमीशन को नई ऑफिस मिलने वाली है। तो हमारे लिए डीलिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि डीलिमिटेशन जो होता है वो हमेशा सेंसस के बाद कराना ही होता है। तो इसके लिए आर्टिकल है, तो हाँ, आर्टिकल 82 में ये लिखा है कि पार्लियामेंट इनेक्ट करता है डीलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। अभी आपको पता है 2011 का लास्ट सेंसस है, तो 10 साल बाद होता है, तो 2021 में होगा। ये 2020 चल रही है, तो अब 21 होने, अगले साल मतलब सेंसस होगा। तो उसके बाद जब सेंसस हो जाएगा उसके बाद डीलिमिटेशन होता है। डीलिमिटेशन कराता कौन है? पहली बार प्रेसिडेंट ने कराया था, कब? 1950-51 में। अभी तक डीलिमिटेशन कोई एक्ट है, तो हाँ, डीलिमिटेशन एक्ट है 1952 का। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी भी बोल गई है। फिर अभी तक कितनी बार डीलिमिटेशन हो गया है? तो 4 बार हो गया है, ये जरूर याद रखिएगा। कोई बोले 1 बार हुआ है, 2 बार हुआ है, नहीं, 4 बार हुआ है। ये टर्म इतने नहीं पूछे जाएंगे। लास्ट बार जो हुआ है 2002 में हुआ, ये एक चीज ध्यान रखेंगे। कब कब डीलिमिटेशन नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। एक क्वेश्चन हो जाता है कि हर सेंसस के बाद हमने डीलिमिटेशन करा है, तो नहीं, एक्सेप्शन है। हमने 1981 और 1991 के सेंसस के बाद डीलिमिटेशन को नहीं करा था। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि हम हर सेंसस के बाद डीलिमिटेशन करते हैं, तो नहीं, हमने एक्सेप्शन है कि नहीं करा था। फिर डीलिमिटेशन कमीशन के बारे में जान लेते हैं। इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इसमें कोलैबोरेशन के साथ काम होता है विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अपॉइंटमेंट आएगा, कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। इसमें कौन कौन हो सकते हैं? एक तो रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और रेस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो 3 लोग होते हैं मेनली। आपको एक कंपोजिशन में तीनों का नाम याद रखना है कि कौन कौन होता है, ठीक है। इनका काम क्या है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उनकी बाउंड्री डिसाइड करें। जैसे यूपी है तो उसमें बहुत सारी जगह हैं, तो उसमें हम डिसाइड करें कि इतने लोग इतने वोट करेंगे इस जगह से, फिर इतने लोग इस जगह से वोट करेंगे। तो यही डिसाइड करता है, बाउंड्रीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करता है। डीलिमिटेशन का काम क्या है कि इलेक्शन के लिए बाउंड्री डिसाइड करे कि इतने लोग की सीट यहाँ पे मिली हुई है, ठीक है। और ये सीट को रिजर्व भी करता है फॉर SC/ST वेयर द पॉपुलेशन इज रिलेटिवली लार्ज। ये सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सीट को रिजर्व कर देता है फॉर SC/ST। यही डीलिमिटेशन कमीशन का काम एक ये भी है कि SC/ST की सीट को रिजर्व करता है। और मान के चलिए इन 3 लोगों की किसी बात पे सहमति नहीं बननी, तो इन तीनों में जो मेजॉरिटी वोटिंग होगा, इन तीनों में, जैसे मान लीजिए ये इनकी बात इन दोनों को अच्छी नहीं लग रही, तो अगर ये दोनों हाँ बोल देते हैं तो वो बात मानी जाएगी। तो ओपिनियन जो मेजॉरिटी की मानी जाएगी। ऐसा नहीं है वीटो की किसी के पास पावर है, तो नहीं, मेजॉरिटी की पावर मानी जाएगी। अच्छा, इसकी एक इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आता है वो ये चीज आता है कि इसका डिसीजन हम चैलेंज कर सकते हैं, तो इसका डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डीलिमिटेशन कमीशन का जो भी डिसीजन आता है, ये वो जो भी जगह डिसाइड करेगी, उसका डिसीजन हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते।
वी कैन नॉट चैलेंज डीलिमिटेशन कमीशन का जो भी पावर है इन एनी कोर्ट। बस ये जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, गुवाहाटी को लंबा सबसे इंडिया लॉन्गेस्ट रिवर रोपवे मिल गया। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, जीके का समझ लीजिए, तो जीके का क्वेश्चन हो गया। किस रिवर पे? सबसे पहले याद रखना है हमें, ब्रह्मपुत्र रिवर पे। यूपीएससी ये सब लुल्लू उल्लू सवाल नहीं पूछता कि कहाँ पर है लॉन्गेस्ट रिवर, वो पूछेगा किस नदी पे है रिवर। तो आपको याद होना चाहिए ब्रह्मपुत्र नदी के साउथ बैंक पे है। और इससे कौन सा टेम्पल निक पास हो रहा है? तो डुअल गोविंदा टेम्पल, ये भी गुवाहाटी में है जिससे पास हो रहा है। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है, कौन से टेम्पल से पास हो रहा है? तो डुअल गोविंदा टेम्पल। तो डायरेक्ट ये भी हो सकता है डुअल गोविंदा टेम्पल कहाँ है? तो गुवाहाटी में, आपको पता है। फिर एक इसके आइलैंड भी इससे पास हो रहा है, तो पीकॉक आइलैंड से पास हो रहा है। मतलब इतना बड़ा है, आप मान के चलिए 1.82 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर का है। तो ब्रह्मपुत्र तो रिवर का नाम हो गया। इस टेम्पल के ऊपर से निकलेगा, पीकॉक आइलैंड है उसके ऊपर से निकलेगा। तो ये दोनों चीज कहां पर है? ये दोनों चीज भी गुवाहाटी में, आप याद रखिएगा। ये बनाया किस लिए ब्रिज? तो गुवाहाटी सिटी को किससे जोड़ेगा? गुवाहाटी को गुवाहाटी के नॉर्थ से जोड़ देगा। गुवाहाटी सिटी को गुवाहाटी से, नॉर्थ गुवाहाटी से, ऐसे याद कर सकते हैं, नॉर्थ गुवाहाटी से। ये सबसे बड़ा रोपवे आपको याद रखना पड़ेगा। कहाँ पे बना? गुवाहाटी में बना। गुवाहाटी कहाँ है आपको पता ही है। तो ये जितनी चीज मैंने बताई है बस इतनी याद रखिएगा, बाकी का डिटेल जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। गुवाहाटी सिटी से इसको जोड़ेगा, ब्रह्मपुत्र नदी पे, डुअल गोविंदा टेम्पल से पास होता है, पीकॉक आइलैंड से पास होता है। दोनों डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, वेव सर्विस टैक्स ऑन एजीआर ड्यूज टेलीको। अब ड्यू टू कोविड-19 ये जितनी हमारी टेलीकॉम कंपनीज बोल रही है कि हमारा एजीआर को वेव कर दो, हमारा खत्म कर दो एजीआर को। तो सबसे इंपॉर्टेंट एजीआर पिछले साल से न्यूज में, तो एजीआर है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। जब भी हमारी कोई कंपनी मतलब टेलीकॉम कंपनी है, जो एयरटेल, वाइडा, इन सबको काम करने के लिए एजीआर देना पड़ता है टेलीकॉम को, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन को। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन मतलब क्या? सरकार को पैसा देना पड़ता है। क्यों? इन द लाइसेंसिंग फीस डेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स आर चार्ज। ये लाइसेंस फीस है, समझ के चलिए। एजीआर क्या है? एक लाइसेंस फीस है जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स को देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, मतलब सरकार को देना पड़ेगा। फिर इसमें क्या क्या होता है? एजीआर में दोनों चीज होती हैं। अरे पेन ही बंद हो गया यार, क्या सॉरी। एजीआर में दो चीज होती हैं। एजीआर में जो पूछा जाएगा वो दो ही चीज पूछी होती है। एक तो लाइसेंस फीस भी होती है, एलएफ, ध्यान रखिएगा, एलएफ भी होता है। और दूसरी चीज क्या होती है आप बताइए? एक यूसी होता है, क्या कहते हैं, 1 मिनट, अरे चल जा भाई, आज ये चलना ही मुझे, हाँ चल गया, हाँ ठीक है। लाइसेंस फीस होती है और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज होता है। तो ये दो चीज याद रखिएगा। एजीआर में क्या क्या होता है, बस आपको ये दो चीज याद रखनी है। एक तो लाइसेंस फीस भी होती है और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज भी होता है। अभी जब ये पिछली बार केस चल रहा था, तो इन्होंने टेलीकॉम कंपनी बोल रही थी कि हमसे जो चार्ज करो रेवेन्यू, वो केवल हमारे टेलीकॉम रिलेटेड सोर्सेज पे चार्ज करो, रेवेन्यू सोर्स पे चार्ज करो। लेकिन क्या कहते हैं सर, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है उसने मना कर दिया कि नहीं, आपको हम चार्ज करेंगे नॉन रेवेन्यू सोर्सेज पे भी। तो एज पर द डीओटी द चार्जेस आर कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन ऑल रेवेन्यूज अर्नड बाय अ टेलीकॉम इंक्लूडिंग नॉन टेलीकॉम सच एज अ डिपॉजिट इंटरेस्ट एंड असेट वैल्यू। तो ये जो एजीआर लगता है, ऐसा नहीं है कि टेलीकॉम रिलेटेड चीजों पे लगता है, ये नॉन टेलीकॉम रिलेटेड चीजों पे भी लगता है। तो इन दोनों को मिला लेंगे, जब टेलीकॉम प्लस नॉन टेलीकॉम चीज मिलाएंगे उस पे एजीआर लगता है। तो आपका क्वेश्चन ये भी बन सकता है केवल टेलीकॉम पे एजीआर लगता है, तो नहीं, ये नॉन टेलीकॉम पे भी एजीआर लगता है। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको बस इतना याद रखना है कि एजीआर क्या है। एजीआर जो टेलीकॉम कम्युनिकेशन पे लगता है, इसमें दोनों चीज आती है, लाइसेंसिंग फीस भी आता है और एसयूसी, स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज भी आता है। बस आपका काम हो जाएगा, इतना डिटेल आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, आर ओवर। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। आज इतना ही था। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप लोग आंसर नहीं दे रहे, पता नहीं मैं क्या बोलूँ आपको। आज आपको बताना है पीवीटीजीज कितनी है टोटल इंडिया में। कल का मैंने आपको आंसर दे दिया। और कोई भी दिक्कत है आप कमेंट सेक्शन का भरपूर यूज़ करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे यार। पुराने लोग लाइव क्यों नहीं कर रहे हो यार, थोड़ा कर दिया करो यार। सो अपना ध्यान रखेंगे, खूब मेहनत करिए। एग्जाम पास आ रहा है, अच्छे से सबको लेके आना है। हमारा सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, हमें उतनी खुशी होगी। हम आपसे कुछ नहीं चाह रहे, हम चाह रहे हैं आपका सिलेक्शन हो। बस एक टीचर को और क्या चाहिए अगर स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाए उससे ज़्यादा। सो आप लोग लगे रहिए, मेहनत करिए। प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू ऑल, बाय बाय।